हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कक्षा 6 की पाठ 6 पृथ्वी के परिमंडल भूगोल में इसके इम्पॉर्टेंट नोट्स पढ़ेंगे। देखेंगे कि उस चैप्टर में क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। जिस तरह से अगर आपको चैप्टर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इन नोट्स के द्वारा आप चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकते हो। पहला जो पॉइंट है, भूमंडलों को 4 परिमंडलों में बांटा जाता है। तो यह जो हमारा भूमंडल है वह 4 परिमंडलों में बटा हुआ है। पहला जो है वह है स्थल मंडल, जिसको लिथोस्फेयर कहते हैं। दूसरा जल मंडल, जिसको हाइड्रोस्फेयर, और वायुमंडल, जिसको एटमॉस्फेयर, और जैव मंडल यानी बायोस्फेयर कहलाता है। लीथस का शाब्दिक अर्थ जो है वह क्या है? पत्थर। एटमस का अर्थ होता है वाष्प, और ह्यूडर का अर्थ है जल, और तथा जो बायोस है इसका अर्थ क्या होता है? जीवन। अब हम लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो क्या है? स्थल मंडल। पृथ्वी का ठोस बाहर जहाँ हम रहते हैं उसे स्थल मंडल यानी लिथोस्फेयर कहा जाता है। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? जलमंडल। धरातल के जल वाले भाग को जलमंडल यानी हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। तीसरा जो होता है वह है वायुमंडल, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। बायोस्फीयर क्या कहलाता है? हमारी पृथ्वी का वह भाग जहाँ यह तीनों मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जैव मंडल यानी बायोस्फीयर कहलाते हैं। और इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अतः यह सबसे महत्वपूर्ण है, यानी जो हमारा बायोस्फीयर है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे पृथ्वी की जो संरचना है इसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले जो अंदर जो सबसे होता है वह होता है कोर। हमारी गोल पृथ्वी के केंद्र को कोड कहते हैं, यानी क्रोड, जिसको कोर कहते हैं। ये वाला भाग जो है ये कोर है, ये आंतरिक कोर है, और यह बाहरी क्रोड है, यानी यह आउटर कोर है और यह इनर कोर है। मेंटल क्या होता है? क्रोड के ऊपर वाले भाग को मेंटल कहते हैं। और क्रस्ट क्या कहलाती है? मेंटल के बाहर की परत को भूपर्टी या क्रस्ट कहते हैं, यानी ये जो बाहरी पार्ट होता है इसे क्रस्ट कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स क्या होता है। पृथ्वी पर स्थित विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 है। जैसे कि पहला जो है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, यानी कॉन्टिनेंट्स जो हैं, महाद्वीप कितने हैं पृथ्वी पर? 7 हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। स्थल भाग का अधिकांश हिस्सा उत्तरी भाग में आता है। तो स्थल भाग का जो उत्तरी भाग है वह उत्तरी गोलार्ध में है, और स्थल भाग का अधिकांश हिस्सा कहाँ आता है? हमारे पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में आता है, यानी ऊपर के साइड ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है। एशिया महाद्वीप। अब हम यहाँ देखिए, ये यहाँ पर एक मैप भी है महाद्वीप का। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये हमारा एशिया है और यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत जिस विशाल भूभाग का अंश है इसे एशिया महाद्वीप कहते हैं, और हमारा भारत भी एशिया का ही अंश है, जहाँ विश्व का लगभग 1/3 भूभाग एवं 60% जनसंख्या पाई जाती है। और इस महाद्वीप में अनेक देश स्थित है, जैसे कि चीन, ईरान, जापान आदि, और हमारा भारत भी। एशिया महाद्वीप के उत्तर में, यानी एशिया महाद्वीप है, ये उत्तरी ध्रुव है, इसके ऊपर क्या है? आर्कटिक सागर है, तथा दक्षिण में हिंद महासागर, इसके दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। हिंद महासागर का नाम भारत के हिंद नाम के आधार पर ही पड़ा है। एशिया महाद्वीप
जो है यह इसके पश्चिम में, यानी इधर के साइड पश्चिम जो है, पश्चिम किधर हो गया, ये पश्चिम के साइड यहाँ पर क्या है, यूरोप महाद्वीप है। तो ये देखिए हमारा यूरोप महाद्वीप यहाँ पर है। यूरोप महाद्वीप कहाँ पर है, ये हमारा यूरोप महाद्वीप है। अब यहाँ देखेंगे कि ये यूरोप और एशिया मिलकर क्या बनाते हैं, यूरेशिया कहलाते हैं। जैसे कि देखेंगे यूरोप और एशिया जो है ये दोनों मिलकर यूरेशिया कहलाते हैं। तो यूरेशिया क्या कहलाता है, यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहलाता है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत इसी महाद्वीप में स्थित है। यानी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत हिमालय पर्वत कहाँ है, हमारे एशिया महाद्वीप में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत में स्थित है। और सबसे ऊंची चोटी विश्व की जो माउंट एवरेस्ट वो कहाँ पर है, हिमालय पर्वत में स्थित है। इसके अलावा दुनिया की छत कहा जाने वाला तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार और पामीर का पठार एशिया महाद्वीप के मुख्य पठार है। गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु, दजला, फरात, हुएंगो, इरावती, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ इसी हमारी एशिया महाद्वीप में बहती है। इसके बाद है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है। इसका अधिकांश भाग जो वह कैसा है, पठार है। यहाँ खनिज पदार्थ एवं शक्ति के साधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। जैसे कि अगर हम देखें, यह हमारा जो चित्र है इसमें देखिए तो हमारा जो हम कर्क रेखा और विषुवत रेखा और मकर रेखा ये तीनों ही अफ्रीका से गुजरती है। ये हमारा अफ्रीका है, ये हमारा अफ्रीका हो गया, ये हो गया कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं अफ्रीका से गुजरती है। और उष्ण कटिबंध में होने के कारण यह अत्यंत ही गर्म महाद्वीप है। यह विषुवत रेखीय घने वन, विस्तृत घास के मैदान एवं विशाल मरुस्थल भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो विषुवत रेखीय घने वन है, विस्तृत घास के मैदान हैं और विशाल मरुस्थल भी पाए जाते हैं। इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत, उत्तर में सहारा का मरुस्थल स्थित है। यानी अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम, यानी अगर हम इसको मैप के ज़रिए देखेंगे तो देखिए ये हमारा मैप है, उत्तर पश्चिम एटलस, यानी ये हमारा क्या है, अफ्रीका है। उत्तर पश्चिम क्या हुआ, ऊपर उत्तर है और पश्चिम इधर की तरफ है, यानी एटलस पर्वत। देखिए ये हमारा एटलस पर्वत दिख गया, ठीक है। तो ये हमारा एटलस पर्वत अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस महाद्वीप में मिस्र देश में विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है। यानी जो विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील है वह किस महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में। और किस देश में, मिस्र देश में है। इस महाद्वीप की प्रमुख नदियों में नाइजर, कांगो, लिम्पोपो प्रमुख है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जबकि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये हम देखेंगे कि जैसे हमने मैप में देखा, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अब देखिए यहाँ पर कांगो नदी जो है यहाँ पर दिया होगा, तो ये हमारे जो रेखा है उसको, विषुवत रेखा को 2 बार, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ का जो विक्टोरिया जलप्रपात, यानी विक्टोरिया जलप्रपात विश्व प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, विक्टोरिया जलप्रपात, जो अपनी सुंदर प्राकृतिक छटाओं के लिए जाना जाता है। मिस्र देश में विश्व प्रसिद्ध पिरामिड है और सबसे पहले मानव का जन्म जो है और विकास इसी अफ्रीका महाद्वीप पर हुआ था। मानव यहीं से जाकर दूसरे महाद्वीपों में बसे हैं। इस महाद्वीप का 2/3 भाग
भूमध्य रेखा के उत्तर यानी ऊपर की तरफ और 1/3 भाग भूमध्य रेखा के दक्षिण में पड़ता है यानी नीचे की तरफ पड़ता है। इसके बाद है उत्तर अमेरिका महाद्वीप। साहसी कोलंबस, कोलंबस का नाम आपने सुना ही होगा। कोलंबस से नई दुनिया की खोज में निकले थे और उन्होंने कौन से देश की खोज की थी? अमेरिका। वेस्ट इंडीज के उत्तर पश्चिम में उत्तरी अमेरिका स्थित है और यह विश्व का तीसरा सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीप है। यानी जो उत्तर अमेरिका है वह महाद्वीप जो है यह तीसरा सर्वाधिक विस्तृत बहुत बड़ा महाद्वीप है और खनिज पदार्थों, कृषि भूमि की प्रचुरता और औद्योगिक विकास के कारण यह संसार का सबसे विकसित महाद्वीप है। ये एक डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है और पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर स्थित है और इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है जिसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। इस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा जाती है, कर्क रेखा गुजरती है। इस महाद्वीप ये जो महाद्वीप है किस रेखा से गुजरती है? कर्क रेखा से गुजरती है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देश है और उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका के बीच पनामा नहर जो है वह भूभाग काटकर बनाई गई है जो अटलांटिक तथा प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। तो पनामा जो नहर है वह किन किन महासागरों को जोड़ती है? अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। उत्तर अमेरिका के पश्चिम भाग में रॉकीज पर्वत तथा पूर्व में एलेप्शियन पर्वत श्रेणी स्थित है और इसके मध्य में उत्तर से दक्षिण मिसौरी नदी बहती है। तो मिसिसिपी नदी जो है वह कहाँ बहती है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में बहती है। अब हम देखेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यह महाद्वीप उत्तर अमेरिका के दक्षिण में स्थित है और इसीलिए इस महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है और यहाँ की अमेज़न घाटी अपनी वनस्पतियों तथा घने वन के लिए प्रसिद्ध है। इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई, यानी संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो एंडीज है वह कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप को उत्तरी भाग से होकर जाती है, इसके उत्तर के भाग से भूमध्य रेखा होकर जाती है। लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में है, लेकिन जबकि आयतन की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। इसके बाद हमारा आता है यूरोप महाद्वीप। अब देखिए यूरोप महाद्वीप के पूर्व में यूराल तथा काकेकस पर्वत। अब पूछा जाए कि यूराल और काकेकस पर्वत जो है वह कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में है और यह एशिया महाद्वीप को इससे अलग करता है, यानी यूरोप महाद्वीप को और एशिया महाद्वीप को कौन सा पर्वत अलग करता है? यूराल तथा काकेकस पर्वत। उत्तर में आर्कटिक महासागर तथा दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। यूरोप महाद्वीप में अनेक देश हैं। कौन कौन से देश हैं यूरोप में? इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, पोलैंड, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे इत्यादि। और यह महाद्वीप छोटा होते हुए भी अत्यंत विकसित है। 2 महाद्वीपों का देश जिसको रूस यूरोप एवं एशिया में फैला है, यानी रूस जो है वह 2 महाद्वीपों का देश कहा जाता है। और किस किस महाद्वीप में यह फैला हुआ है? यूरोप तथा एशिया। इसके बाद आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव के आसपास स्थित है और यह अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। यह महाद्वीप वर्ष भर मोटी बर्फ की सफ़ेद चादर से ढका रहता है।
इसीलिए मानव के लिए यहाँ पर रहना बहुत कठिन है। फिर भी यहाँ बहुत सारे देश के शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं, जैसे कि भारत ने भी यहाँ 3 ऐसे शोध केंद्र खोले हैं जिनका नाम दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती रखा गया है। तो यह इम्पॉर्टेंट है कि आप जो शोध केंद्र वहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत ने खोली है वह कौन कौन सी है? दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। इसके बाद आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और जैसे कि हम जानते हैं क्रिकेट खिलाड़ियों को हम क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के कंगारू कहते हैं। और कंगारू जो जानवर है वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ियों को कंगारू कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है और यह संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वह सबसे छोटा महाद्वीप है। मकर रेखा इसके लगभग मध्य से गुजरती है और यह महाद्वीप चारों ओर महासागरों से घिरे होने के कारण द्वीपीय स्थिति में है, इसीलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप, क्योंकि यह चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। यहाँ मर्रे व डार्लिंग नदियाँ बहती है। तो 2 नदियाँ जो बहती है वह कौन कौन सी है? इम्पोर्टेंट, मर्रे और डार्लिंग। इसके उत्तर पूर्व में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उष्ण महासागरीय क्षेत्रों में द्वीपों और महाद्वीपों के सहारे कोरल पॉलिप नामक जीवों के अवशेषों से बनी दीवारनुमा आकृति को प्रवाल भित्ति कहते हैं। तो प्रवाल भित्ति आखिर किसको कहते हैं? जो क्षेत्रों में द्वीपों और महाद्वीपों के सहारे कोरल पॉलिप एक जीव होती हैं, उनके अवशेष से एक दीवारनुमा आकृति जो बन जाती है उन्हें ही प्रवाल भित्ति कहते हैं। महाद्वीपों के अतिरिक्त स्थल मंडल में अनेक द्वीप भी होते हैं जो छोटा भूखंड होता है और चारों ओर जल से घिरा होता है, जैसे कि श्रीलंका हो गया, लक्षद्वीप, जापान, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड आदि। ये सब क्या है? एक आइलैंड है। अब हम पढ़ेंगे लैंड फॉर्म्स के बारे में। स्थलाकृतियाँ। मुख्य रूप से स्थलाकृतियाँ 3 वर्गों में विभाजित है: पर्वत, पठार और मैदान। जलमंडल क्या होता है? जैसा कि हमने पढ़ा था, इसमें जो है 71% हमारे पृथ्वी पर क्या है? जल है और 1/4 29% स्थल है। 5 महासागरों के नाम क्या क्या हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। महासागरीय जल सदा गतिशील रहता है और इसमें भट्टा लहरें और धाराएं चलती रहती है। महासागरीय जल कैसा होता है? खारा होता है, यानी नमकीन होता है और समुद्री तल यानी महासागर तल को शून्य वाला ऊंचाई वाला माना जाता है। महासागर की गहराई हो अथवा स्थल खंड के पर्वत हो या पठार या मैदान की ऊंचाई को भी यह सभी महासागर तल से ही नापी जाती है। और हमारी पृथ्वी पर जलीय भाग अधिक है, इसीलिए हमारी पृथ्वी को और क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। इसके बाद आता है जल चक्र। अब हम जानते हैं कि जल के जो है वह 3 रूप होते हैं: ठोस, द्रव और वाष्प, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जल चक्र का तात्पर्य जल के तीनों रूपों के आपसी परिवर्तन से है। अब हम समझेंगे कि जल चक्र की प्रक्रिया कैसे होती है, क्या प्रोसेस होता है वाटर साइकिल का। तो वाटर साइकिल का जो तात्पर्य होता है जल के तीनों रूपों से आपसी परिवर्तन से, ये हम जानते हैं। और पृथ्वी के जल वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है। जब गर्मी होती है तो सूरज की रोशनी से पृथ्वी का जल वाटर वेपर यानी वाष्पीकरण करके वह वायुमंडल में पहुंचता है। इस प्रक्रिया द्वारा जल द्रव अवस्था में से
गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। जब वो वेपर बनता है, वाष्प होता है, तो वह गैस की अवस्था में होता है, परिवर्तित हो जाता है। वायुमंडल की जल वाष्प ठंडी होकर पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है और इसे क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये पानी है, इसमें से यह पानी गर्मी सूर्य की रोशनी से ऊपर गया, ठीक है, गर्मी से, और वह क्या हो जाता है? बादल बन जाता है और इसके बाद संघनन की प्रक्रिया से वह वापस पानी में बदल जाता है। संघनित जल बादल, कोहरा, ओस आदि के रूपों में पाया जाता है। जो संघनित जल है वह किस रूप में पाया जाता है? बादल, कोहरा, ओस आदि रूपों में पाया जाता है। संघनित जल की बूंदों के पर्याप्त भारी हो जाने पर यह वर्षण के रूप में पुनः पृथ्वी पर आता है। जब बादल में संघनित जल जो है वह पर्याप्त भारी हो जाती है, तब वह वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। वर्षण कई रूपों में होते हैं, जैसे कि वर्षा, फुहार, ओला, हिमपात आदि। वाष्पीकरण, संघनन एवं वर्षण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इस प्रकार जल चक्र एक लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी यह निरंतर चलती रहती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वायुमंडल। वायुमंडल में, जैसे कि यहाँ चित्र में दर्शाया होता है, कि यह परतों में विभाजित है। जैसे कि यहाँ पर पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि गैसेज हैं, और यह गैसीय आवरण जो आकाश के में लगभग 1600 मीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है और पृथ्वी के साथ साथ बराबर घूमता रहता है। इसी को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल को उसके गैसीय घटकों, तापमान एवं अन्य विशेषताओं के आधार पर विभिन्न परतों में बांटा गया है। पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करने पर यह परतें जो हैं वह क्रमशः क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है इस चित्र में। यह पहला जो है, यह क्या है? क्षोभमंडल है। उसके बाद है हमारा, इसके बाद क्या आता है? समतापमंडल, मध्यमंडल और तापमंडल, और फिर आता है बाह्यमंडल। अब देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छे से चित्र में दर्शाया गया है। जो पैराशूट वगैरह या बादल होते हैं वह क्षोभमंडल में होता है, हमारी एरोप्लेन भी उड़ती है, और उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर यानी समतापमंडल में मिटियोर्स जो है, उल्कापिंड वगैरह जो गिरती है वो यहाँ होती है। ठीक उसी प्रकार आगे भी दर्शाई गई है कि कहाँ सैटेलाइट है। सैटेलाइट बिल्कुल हमारा एक्सोस्फीयर यानी बाह्यमंडल में है, थर्मोस्फीयर में है, और ये हमारी रॉकेट हो गई, जो रॉकेट है वो एक्सोस्फीयर तक गई है। तो इस तरह से जितनी भी सैटेलाइट्स जो हैं वो कहाँ है? तापमंडल में है, और जितने भी रॉकेट जो है वो कहाँ तक जाती है? बाह्यमंडल तक जाती है। अब हम यहाँ देखेंगे, जैसे कि पृथ्वी, हमने अभी पढ़ा था कि वायुमंडल का 97% भाग धरातल के निकट है, और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु विरल हो जाती है, और बहुत अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल एवं वायु विहीन बाह्य अंतरिक्ष में कोई स्पष्ट सीमा नहीं रह जाती है। वायुमंडल से बाहर अंतरिक्ष में कोई भी स्पष्ट सीमा नहीं है कि कहाँ तक हमारी जो अंतरिक्ष फैली हुई है। वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% और अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन आदि, ये ऑर्गन गैस है, आदि मिलाकर 1% है। नाइट्रोजन जीव जंतुओं की वृद्धि के लिए जरूरी है, तो ऑक्सीजन हमारे प्राणवायु हैं। बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ हवा का घनत्व घटता जाता है और इसी कारण हवाओं का भार कम हो जाता है। यही कारण है कि समुद्री क्षेत्र पर हवा का घनत्व अधिक और ऊंचाइयों पर हवा का घनत्व कम रहता है। धरातल के ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ हवाओं का तापमान घटता जाता है, यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है हवा का जो तापमान है वो ठंडी हो जाती है, तापमान घट जाती है। इसी कारण ऊंचे पर्वत शिखर पर बर्फ जमी रहती है, हवा का दाब भी
कम हो जाता, वहाँ पर प्रेशर जो है हवा का वो कम हो जाता है। इसीलिए पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वतारोही जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस से भरा सिलेंडर रखते हैं। इसके बाद हमारा जो आता है वह जैव मंडल आता है, जिसमें सारे प्राणी रहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर एक सीमित क्षेत्र ऐसा है जहाँ तीनों मंडल स्थल, जल एवं वायु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और यहाँ पर जीवन की अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है। इसीलिए यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे पाए जाते हैं और यह क्षेत्र धरातल के कुछ ऊपर तथा कुछ नीचे जल एवं वायु में फैला है और इस सीमित क्षेत्र को ही जैव मंडल कहते हैं। वनस्पतियों को खाने वाले जीव जैसे बकरी, खरगोश, हिरन आदि इन्हें शाकाहारी जीव कहते हैं और इन शाकाहारी जीवन को खाने वाले जीव जैसे शेर, भेड़िया आदि को मांसाहारी जीव कहते हैं। ये सारे हमारे जैव मंडल में ही रहते हैं और इन वनस्पतियों, शाकाहारी तथा मांसाहारी जीवों के सम्मिलित रूप को स्थलीय जैव मंडल कहा जाता है। अब आता है जलीय जैव मंडल। तो यह क्या होता है? महासागर, नदी व झील के जल में भी घासें तथा शैवाल मिलते हैं और इन जलाशयों में अनेक प्रकार की मछलियाँ मिलती हैं। इन्हें महासागरीय अथवा जलीय जैव मंडल कहते हैं। मानव भी जैव मंडल का एक सदस्य है जो स्थलीय एवं जलीय जीव मंडल से अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे शाकाहारी मानव जीव मंडल से फल, फूल तथा सब्जी प्राप्त करता है, जबकि मांसाहारी मानव जीवों जैसे बकरी, मछली, मुर्गा इत्यादि को भी खाता है। मानव जैव मंडल को क्षति भी पहुंचाता है। तो मानव जो है हमारे बायोस्फीयर को क्षति भी पहुंचाता है। कैसे? जैसे कि पेड़ों को, वनस्पतियों को काटना, जीवन का शिकार करना आदि। मानव उद्योग धंधों द्वारा धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें वायुमंडल में विसर्जित करता है, जिससे हमारे वायुमंडल का जो ताप है वह बढ़ जाता है, जिसे भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और हम देखते हैं जो गर्मी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब मार्च के महीने से ही गर्मी पड़ने लगती है। तो यह किसके कारण है? यह हमारे मानव जो क्षति पहुंचा रहे हैं हमारे वनस्पतियों को काटकर, ह्यूमन बींग्स, तो उन्हीं के वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इससे ही जैव मंडल पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जब आप गंदगी, मलबा या कचरा जल में विसर्जित करते हैं तो जल प्रदूषण होता है। वायुमंडल के प्रदूषित होने से क्या होता है? वर्षा पर भी कुप्रभाव पड़ता है। जैसे कि अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जितने भी पुराने जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे हम सुनते हैं कि ताजमहल का जो कलर है वो पहले से बहुत ज़्यादा फीका हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर अम्लीय वर्षा वायुमंडल में जो हमारी प्रदूषित जो हवा है उसकी वजह से हो रहा है। प्राकृतिक आपदाओं का भी जन्म होता है। जैसे कभी हमें बहुत तेज तूफान देखने को मिलता है, कभी कड़ाके की ठंड लगती है, जिससे सभी जीव जंतु और आदि मानव भी सभी प्रभावित होते हैं। इसीलिए मानव को अपने जैव मंडल को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। पेड़ों को जितना हो सके और पेड़ लगाएं और जीवों का शिकार भी नहीं करना चाहिए। जो हमारी फैक्ट्रीज़ है उनमें जो चिमनी लगी होनी चाहिए, उसमें फिल्ट्रेशन होकर जो धुआं है वो बाहर जाए, जिससे कि हमारे एटमॉस्फेयर में गंदगी ना फैले और पॉल्यूशन ना हो, और जिस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग को, अपने पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकते हैं। चलिए, आज हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया है। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो और तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।